हेलो एवरीवन, एक बहुत ही फायदे का वीडियो सीएफ फाइनल के सारे स्टूडेंट्स के लिए। सारे सबसे पहली बात, ये वीडियो है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और ऑडिट के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का, जिसमें नंबर 1 आपको एक फ्री पीडीएफ बुक मिल रही है एफआर की भी और ऑडिट की भी, जिसमें एफआर में 1300 प्लस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन 4 ऑप्शन वाले, जैसे कि एग्जाम में एक्सपेक्टेड है। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं ट्रू फॉल्स या इस तरह का जो एग्जाम में एक्सपेक्टेड नहीं है या इंस्टीट्यूट के पैटर्न के अनुसार नहीं है। कवरिंग ऑल द इंस्टीट्यूट्स बोर्ड ऑफ स्टडीज नॉलेज पोर्टल एमसीक्यूज इन इट सेपरेटली एंड ऑल द एडिशनल क्वेश्चंस व्हिच आई हैव इनकॉर्पोरेटेड एडिशनली। कहां से डाउनलोड होगी, कैसे एक्सेस करेंगे, उसके बारे में, प्लस फ्री ऑडियो वीडियो पॉड्स फॉर एक्सप्लेनेशन ऑफ दीज एमसीक्यूज। और आखिरी में डिस्कस करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज की फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में एमसीक्यू आ जाने से हमारे स्टडी पैटर्न में अप्रोच में क्या डिफरेंस की जरूरत है, और अगर है तो क्या, ताकि हम 25 प्लस एफआर के एमसीक्यूज में स्कोर कर सकें। तो सबसे पहले अपन मुफ्त की हमारी इस किताब की बात करते हैं दोस्तों। लेट अस फर्स्ट सी ऑडिट, फिर एफआर के ऊपर बात करेंगे। ऑडिट की एमसीक्यूज और इंटीग्रेटेड केस स्टडीज की बुक में ऑब्वियसली व्हाट वी हैव डन इज जितने भी आपके इंस्टीट्यूट के पुरानी केस स्टडी बुकलेट के क्वेश्चंस जो अभी भी इस कोर्स में रेलेवेंट है वो इनकॉर्पोरेटेड है। जो आपके आईसीआई की बोर्ड ऑफ स्टडीज नॉलेज पोर्टल में क्वेश्चंस हैं वो भी इसमें इनकॉर्पोरेटेड है। और इनफैक्ट किस पर्टिकुलर चैप्टर में इन ऑल द 19 चैप्टर्स कितने क्वेश्चंस इनकॉर्पोरेटेड है आप इंडेक्स में देख सकते हो। प्लस इंटीग्रेटेड केस स्टडीज टोटलिंग टू 97 क्वेश्चंस। नंबर ऑफ केस स्टडीज, एक केस स्टडी में एवरेज 5 क्वेश्चन होंगे, तो आप अकॉर्डिंगली देख सकते हो दैट देयर वुड बी अराउंड समवेयर अराउंड 15 to 20 ऑड केस स्टडीज टू हैंडल विद। और इस तरह से आपको हर पर्टिकुलर चैप्टर में जो आईसीआई की इंटीग्रेटेड केस स्टडी है वो सबसे पहले दी गई है, जो कि नए मटेरियल में इनकॉर्पोरेट की है, और उसके बाद में इंडिविजुअल एमसीक्यूज। एमसीक्यू में कोशिश ये करी है कि आपको क्वेश्चन में कोई भी आंसर को बोल्ड नहीं किया है, ताकि आप पढ़ते समय खुद इवैल्यूएट कर सको क्या है। और यहाँ पे आपको सिर्फ एक बुक मार्क लगा के आपके आंसर साइड में छुपाने, जैसे ही आपने असेस किया आप साइड में हाथों हाथ देख लो, कोई पन्ने पलटाना आगे पीछे नहीं करना है। छोटी सी थोड़ी सी कुछ मेहनत हमने करी है, पर इसे लगता है कि कई सारे हजारों स्टूडेंट्स के कई सेकेंड्स हर क्वेश्चन को सॉल्व करने में बच सकते हैं। क्यूमुलेटिव हम एक बड़ा बेनिफिट अचीव कर सकते हैं। आपको लगता है ये क्वेश्चन आपसे गलत हुआ, आप इस पर स्टार मार्क कर दीजिए, और उन क्वेश्चंस को जिन्होंने स्टार मार्क किया है जो आपसे पहली बार गलत हुए या आपको अच्छा लगे, आप उसको क्या करें, आप उन पर्टिकुलर क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस कर सकते हैं। इस तरह की हमारी ऑडिट की एमसीक्यू बुक के बाद अब आते हैं एफआर की एमसीक्यू बुक, क्योंकि एफआर में अदरवाइज क्वेश्चंस की कमी है एमसीक्यूज की, तो डोंट वरी, यू हैव वन ऑफ द बेस्ट कंपाइलेशंस, बिलीव मी। 17 आईसीआई के सारे चैप्टर विद ऑल द यूनिट्स कवर्ड, आईसीआई के नॉलेज पोर्टल के सारे एमसीक्यूज कवर्ड, बहुत सारे एडिशनल एमसीक्यूज, कुल मिला के 1300 प्लस एमसीक्यूज इन टोटल हैव बीन कवर्ड। प्लस सारे एमसीक्यू को चैप्टर वाइज जैसे आईसीआई का मॉड्यूल है वैसे सॉर्ट किया गया है। और आप इसे डाउनलोड कहां से कर सकते हो, fast.edu.in से। आप चाहें तो टेलीग्राम चैनल से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर भी अवेलेबल है। एक बार मैं आपको बता दूं कि किस चैप्टर से कितने पर्टिकुलर क्वेश्चंस इंक्लूडेड है। तो जैसे आप देखेंगे, दीज आर द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल दीज पर्टिकुलर चैप्टर्स विच आर अवेलेबल, एंड दिस इज सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस फॉर यू। अब इसमें किस तरह के क्वेश्चंस इनकॉर्पोरेटेड है, तो लेट्स से रैंडमली अगर हम कोई भी पर्टिकुलर चैप्टर पिक करते हैं, लेट्स से 113, जिसके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस ऐसे नहीं मिलेंगे शायद। तो पहले आईसीआई के एमसीक्यूज हैं, यूजुअली आईसीआई ने एक यूनिट में 10 एमसीक्यूज दिए, और फिर कुछ मेरे एडिशनल एमसीक्यूज मैंने जो शेयर किए। आप देखेंगे यहाँ पे भी सब्सटैंशियल है, और कोशिश की गई है थ्योरी, न्यूमेरिकल, कैलकुलेटर का प्रयोग हो, ऑब्जेक्टिव हो, लॉजिकल हो, हर तरह के एमसीक्यूज इनकॉर्पोरेटेड है, सो यू हैव अ सफिशिएंट प्रैक्टिस। ये पूरी किताब ओपन पीडीएफ अवेलेबल है, आपको टेलीग्राम से डाउनलोड करा के प्रिंट निकाल के यूज करना है, ताकि आप आसानी से रिव्यू कर सको। अब इसमें व्हाट वी हैव डन इज, स्टूडेंट ने सवाल पूछा कि सर प्री पीडीएफ बुक मिल गई, पर इनके सॉल्यूशंस कैसे मिलेंगे, आंसर की तो मिल गई साइड में, बढ़िया हो गया, बट अब सॉल्यूशंस के लिए क्या करेंगे। हम भी समझते हैं 1300 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन शायद आप नहीं दे पाओ, बट एटलीस्ट आईसीआई वाले जो एमसीक्यूज है उसके सॉल्यूशन, और उसमें भी खासतौर पे एफआर क्योंकि नया है। तो दोस्तों आपके लिए एक बहुत ही अनोखी चीज जो सारे स्टूडेंट्स के लिए फ्रीली अवेलेबल है, आपने फास्ट से कोई लेक्चर किताबें ली हो नहीं ली हो, सबके लिए अवेलेबल है। व्हाट इज दिस, लेट्स हैव अ लुक एट इट। टेलीग्राम चैनल मैंने खोला है, और यहां पर मैंने आपके साथ एक छोटा सा लिंक शेयर किया है। मैं इस पर्टिकुलर लिंक को क्लिक करता हूं,
तो ये आपको फास्ट की ऐप पर ले जाएगा। अभी आप प्ले स्टोर पर अवेलेबल नहीं है तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हो, लिंक वहाँ पर दिया हुआ है। वो आपको कुछ वार्निंग देगा, बिना चिंता के आप उसे डाउनलोड कर लीजिए। इस तरह से एमसीक्यू बुक आपकी खुलेगी, आप इसको मस्त क्लिक करिए। आपको नीचे एक्टिवेट नाउ का ऑप्शन आएगा, आप उसे इमीडिएटली एक्टिवेट कर लीजिए। अभी फ्री एक्टिवेशन है, देयर इज नो कॉस्ट, आप उसे एक्टिवेट कर सकते हो। एक्टिवेट करने के बाद आपको इस तरह से ये एमसीक्यू बुक आपके मोबाइल ऐप एंड्रॉयड पर चलेगी, अभी आईओएस पे नहीं। जितने एमसीक्यू के क्वेश्चंस हैं उनके सबके मैंने आपके साथ क्या किए हैं, ऑडियो या कहीं जरूरत है तो वीडियो शेयर किए। तो उदाहरण के तौर पे लेट्स से फॉर एग्जांपल हम यहाँ से ड्रिल डाउन करते हैं, लेट अस टेक एनी पर्टिकुलर चैप्टर। तो चैप्टर 3 यूनिट 1 इंडेक्स 1 ये ले लेते हैं। इसमें हमें लेट्स से फॉर एग्जांपल एक पर लाल फ्लैग दिख रहा है। ये लाल झंडा क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने मार्क किए हैं आईसीआई के सारे एमसीक्यूज में से, तो आप उसको क्लिक कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन ने क्या पूछा है। इफ यू कैन रीड इट, इट सेज एन एंटिटी शैल प्रेजेंट द थर्ड बैलेंस शीट at the beginning of the preceding period in addition to minimum comparative financial statement if। तो थर्ड ओपनिंग बैलेंस शीट अपन जो बनाते हैं प्रीवियस ईयर की, कब बनाना है? पहला, इट अप्लाइज एन अकाउंटिंग पॉलिसी रेट्रोस्पेक्टिवली, बिल्कुल सही है। इफ देयर इज अ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट, उसमें कोई जरूरत नहीं होती है रेट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट की। करेक्शन ऑफ प्रीवियस ईयर एरर, तो प्रीवियस ईयर की एरर है तो उससे प्रीवियस ईयर में करेक्शन हो जाएगा, यानी प्रीवियस टू प्रीवियस ईयर पे जाने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये तय है कि कंपैरेटिव चेंज होंगे पर थर्ड बैलेंस शीट नहीं लगेगी। डी ऑप्शन था बोथ ए एंड सी, चांसेस था कि स्टूडेंट डी ऑप्शन मार्क कर दे, ये कह के कि प्रायर पीरियड एरर्स और अकाउंटिंग पॉलिसी के चेंज, दो केस में हमें क्या करना होता है, रीस्टेटमेंट करना होता है। तो हो सकता है स्टूडेंट डी आंसर मार्क कर दे, पर इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा ए। व्हाट इज द आंसर? क्लिक हियर तो यू गेट द आंसर। ताकि आपको एकदम नहीं दिख रहा है तो आप सोच सकते हो पहले, फिर जब आंसर देखना है तो ही देखो। यानी जब तक आपकी इच्छा नहीं है वो आपकी नजरों के सामने नहीं आएगी। क्या नहीं आएगी? उसकी जो उत्तर है, जो आंसर है। और कभी आपको लगता है कि यार ये ए आंसर कैसे आया, मेरे हिसाब से तो डी था, मैंने अभी समझाया तो समझ में आ गया, तो नो प्रॉब्लम, आपको सिर्फ क्लिक करना है क्योंकि कोई न्यूमेरिकल इन्वॉल्व नहीं है। थर्ड बैलेंस शीट एज एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रीसीडिंग, क्योंकि कोई न्यूमेरिकल इन्वॉल्व नहीं है तो इसमें सिर्फ ऑडियो पॉड है, वीडियो पॉड नहीं है। ये भी सही नहीं है क्योंकि प्रीवियस ईयर की एरर के लिए ओपनिंग थर्ड बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं है। दैट इज व्हाई आंसर ए ही होगा। इस तरह से आपको आंसर मिलेंगे। अब सर अगर हमें लगता है कि आपने जो जो इंपॉर्टेंट मार्क किया, हमें वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करना है, यहाँ पे लिस्ट आती है मस्त, जिनमें भी रेड फ्लैग है वो सब इंपॉर्टेंट है, आप अभी उन पे फोकस कर सकते हैं। ऐसा नहीं आप सारे करें, ये मेरी तरफ से इंपॉर्टेंट मार्क है। सर आपके इंपॉर्टेंट ठीक है, पर हमने कोई क्वेश्चन किया और हमें लगा कि यार ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो हम क्या करें, आप यहाँ इंपॉर्टेंट मार्क कर दो। तो आप क्या कर सकते हो, आपको लगा कि आपसे गलत हुआ है, नो प्रॉब्लम, लेट्स टेक अदर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपने ट्राई किया, आपसे गलत हो गया, तो आप लेट्स से उसको डिफिकल्ट आप दे दो कि गलत हुआ है तो मुझे बाद में डिफिकल्ट वाले अलग से देखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने देखा, आपको लगा यार ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इसे भी इंपॉर्टेंट मार्क कर दीजिए। अब जितने भी आपने ऐसे मार्क करे हैं, आपको आखिरी में सिर्फ वही रिवाइज करने हैं। तो आपको क्या करना है, यू जस्ट डोंट हैव टू डू एनीथिंग। पीछे की स्क्रीन पे जाओगे तो सबसे नीचे व्यू टैग्ड क्वेश्चन का ऑप्शन मिलेगा, मस्त क्लिक करिए व्यू टैग्ड क्वेश्चन को। आपने जो जो क्वेश्चंस को टैग किया वहां जाएंगे। या मैंने पहले से कुछ क्वेश्चन टैग कर रखे थे तो वो दिख रहे हैं। क्वेश्चन स्टेटस में जिन्हें मैंने इंपॉर्टेंट मार्क किया है वो आएंगे, टैग में आपने जिस पे जो टैग दिया है वो आ जाएगा। और ऐसे आपकी पूरी एमसीक्यू किताब यहाँ पर आपके पास अवेलेबल है। ऑडियो पॉड, वीडियो पॉड, सिर्फ आईसीआई के जो शुरू में 10-10 क्वेश्चंस हर यूनिट के अंतर्गत दिए गए उसके अवेलेबल है फ्रीली फॉर एक्सेस, क्योंकि आप समझ सकते हो क्रिटिकली अभी वो शायद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। और ये सबके लिए अभी अवेलेबल है। तो आपको करना क्या है, कुछ भी नहीं, फटाफट जाइए और इमीडिएटली ये किताब डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करके अपने यार दोस्तों को बता दीजिए कि ऐसे मौके बार बार नहीं आते, और फास्ट की आप डाउनलोड कर लीजिए लिंक गिवन से, और इस पर्टिकुलर कोर्स को इमीडिएटली एक्टिवेट कर लीजिए। एक्टिवेट अभी आप कर लेंगे, फिर कभी इन केस दिस एक्टिवेशन गोज डाउन और बाद में फिर आप इसे एक्सेस ना कर पाए, देन देयर विल बी अ लॉट ऑफ ट्रबल। फिर आप बोलोगे सर मेरा रह गया, इसको करना है। इसके लिए आप फटाफट करके अपने पास अवेलेबल कर लीजिए। दिस विल बी मेड अवेलेबल फॉर यू सो दैट आप बढ़िया घर पे बैठे बैठे एमसीक्यू के डाउट्स भी सॉल्व कर सकते हैं। अब तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में एमसीक्यू के लिए मुझे अलग से तो कुछ पढ़ना नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि फिर मेरी पढ़ने की अप्रोच में क्या बदलाव करने की जरूरत है, क्योंकि अब एमसीक्यूज आ गए। इसके लिए मैंने एक वीडियो शेयर किया था, और ये वीडियो मैंने शेयर किया था इंडेस 116 लीजेस के लिए। इन दिस पर्टिकुलर वीडियो व्हाट आई हैड डन इज, मैंने 40+ एमसीक्यूज थे
116 के, वो सारे के सारे डिस्कस किए और YouTube पे उसका एक रिवीजन वीडियो आपके साथ शेयर किया। अब अगर आप देखेंगे तो इसमें मैं कुछ सैंपल बेसिस पे क्वेश्चंस आपको लेके बताता हूं, जिससे मैं सिर्फ ये समझा रहा हूं आपको कि आपकी अप्रोच क्या होना चाहिए जब आप FR की तैयारी कर रहे हो, ताकि आप MCQ में 25 प्लस टारगेट कर सको। पहले मैं आपके सामने कुछ 3-4 सैंपल क्वेश्चंस ले रहा हूं और फिर मैं आपको एक अप्रोच का आइडिया दूंगा। पहला क्वेश्चन पढ़ें, कहता है अंडर रिकॉग्निशन एग्जाम्पशन इन अकॉर्डेंस विद इंड AS 116, recognition exemption, election of accounting for lease payment on straight line basis is made on lease by lease basis। ये बोल रहे हैं रिकॉग्निशन एग्जाम्पशन है यानी रिकॉर्ड करने का एग्जाम्पशन, तो ये लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, क्योंकि लेसी को हमेशा क्या करना होता है, फाइनेंस लीज जैसे ही लीज की अकाउंटिंग करना होती है कहने के लिए, यानी लीज लाइबिलिटी और राइट ऑफ यूज एसेट। और उससे उसको एग्जाम्पशन मिलता है दो केसेस में, एक होता है लो वैल्यू एसेट और दूसरा होता है शॉर्ट टर्म लीज। यहां पे ये कह रहे हैं कि ये एग्जाम्पशन लीज पेमेंट का जिसे आप स्ट्रेट लाइन बेसिस पे अकाउंट करोगे, जिसका मतलब ये हो गया कि जैसे लेसर ऑपरेटिंग लीज में करता है ना, स्ट्रेट लाइन बेसिस पे लीज रेंट इनकम बुक करता है, वैसे लेसी के पास ये ऑप्शन स्ट्रेट लाइन बेसिस पे एक्सपेंस बुक करने का अवेलेबल होगा ऑन अ लीज बाय लीज बेसिस फॉर। अब कई स्टूडेंट को हो सकता है पढ़ के सिर्फ ये समझ में आए कि यार ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं कोई एक्सेप्शन की बात कर रहा है, और हमें मालूम है दो एक्सेप्शन होते थे, एक शॉर्ट टर्म लीज और एक लो वैल्यू एसेट। तो आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा लो वैल्यू एसेट, एक मिल जाएगा लीज टर्म इज मोर देन 12 मंथ्स, लीज टर्म इज लेस देन 12 मंथ्स। तो ऑब्वियस सी बात है लेस देन 12 मंथ्स, और एक ऑप्शन होगा लीज टर्म इज लेस देन 12 मंथ या असेट लो वैल्यू है। तो हो सकता है आप डी ऑप्शन मार्क करने की चाहत रखें, पर ये दोनों एग्जाम्पशन में से लीज बाय लीज एग्जाम्पशन आपको सिर्फ लो वैल्यू एसेट पर मिलता है, जिसको हम डिस्कस ऐसे करते हैं कि भाई लो वैल्यू है मटेरियल है, तो उसमें आपको कोई पॉलिसी बनाने की जरूरत नहीं है, आपकी इच्छा अनुसार हर लीज में आप अलग डिसीजन ले सकते हो। पर शॉर्ट टर्म लीज के केस में आपको एक अकाउंटिंग पॉलिसी जैसा डिसीजन लेना है, या तो सारी शॉर्ट टर्म लीज को आप स्ट्रेट लाइन बेसिस पे अकाउंट फॉर करोगे इन द बुक्स ऑफ लेसी, या सबको नॉर्मल लीज अकाउंटिंग की तरह अकाउंट फॉर करोगे। तो लीज बाय लीज एग्जाम्पशन इज ओनली अवेलेबल फॉर लो वैल्यू एसेट, दैट मीन्स आंसर इज ए। ये क्वेश्चन देख के आपको क्या समझ में आ रहा है कि हो सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह के क्वेश्चंस देखने में, क्योंकि स्टडी मटेरियल या कहीं पर होंगे नहीं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप कैजुअली इन चीज़ों को पढ़ लो, बट एग्जाम में ये एक छोटी सी चीज़ आपको +1 -1 के अंतराल में खड़ा कर सकती है। तो दिस इज वन काइंड ऑफ क्वेश्चन विच यू कैन एक्सपेक्ट। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आखिरी में मैं वो टिप दूंगा आपको कि व्हाट यू विल हैव टू डू फॉर दिस। सेकेंड, कुछ क्वेश्चंस अगर आप देखेंगे, वंस अगेन लीज की बात करते हैं, लेट्स से ये वाला लेते हैं। A Limited signs a lease agreement with B Limited for lease of building, which includes lease for land as well for 15 years. It has undefined economic life and building has a life of 15 years. तो लैंड की लाइफ अनडिफाइंड है, यानी कि आप अनलिमिटेड जैसा समझ सकते हो, इट इज अनडिफाइंड यानी कि चलती रहेगी, और बिल्डिंग की 15 साल है। मिनिमम लीज पेमेंट है 1 लाख पर मंथ। फेयर वैल्यू लैंड और बिल्डिंग की 2 करोड़ है। It is not possible to find out separate fair value of land and building. However, fair value of land is not immaterial, तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो इंड AS 116 में लीज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग से रिलेटेड एक पूरा डिसीजन मैट्रिक्स है, जिसमें कहा गया है कि अगर आपकी कोई लीज है जिसमें लैंड और बिल्डिंग दोनों इन्वॉल्व है, तो उस पर्टिकुलर केस में आपको सबसे पहले ये असेस करना पड़ेगा। ये डिसीजन मैट्रिक्स मैंने अपनी जो ब्रह्मास्त्र है जिससे अपन ने पावर बैच ली वो निकाला। अब इसमें बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं। प्रॉब्लम ये है कि भाई बिल्डिंग 15 साल की लाइफ है, और अगर आप देखेंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में तो कहा गया है कि लीज टर्म कितना है 15 साल। तो बिल्डिंग के लिए तो ये फाइनेंस लीज फॉर श्योर है, पर लैंड के लिए नहीं। अब दिक्कत यहाँ पर ये कह रहे हैं कि दोनों की फेयर वैल्यू अलग अलग नहीं निकाली जा सकती है। अगर निकाल सकते तो अपन दोनों को प्रोरेटा अलोकेट कर देते, लैंड को अपन लेसर की बुक्स में ऑपरेटिंग लीज मान लेते और बिल्डिंग को लेसर की बुक्स में फाइनेंस लीज मान लेते। लेसी को इशू नहीं है, वो तो सबको एक जैसा मानेगा, पर लेसर क्या करे। पर क्योंकि फेयर वैल्यू अलग अलग नहीं निकाल सकते तो मैं क्या करूं, तो इसका पूरा डिसीजन मैट्रिक्स है। वो मैट्रिक्स क्या कहता है, तो मैट्रिक्स के अनुसार अगर लैंड का कंपोनेंट इनसिग्निफिकेंट है, स्पेसिफिकली बोला है नहीं है। क्या फेयर वैल्यू दोनों की अलग से पता है, स्पेसिफिकली कहा है नहीं है।
क्या पूरी की पूरी लीज ऑपरेटिंग लीज है? नहीं, क्यों? क्योंकि लैंड मटेरियल वैल्यू का और उसकी लाइफ अनडिफाइंड है और आपने सिर्फ 15 साल के लिए दिया है, और कहीं पे भी देख के ऐसा नहीं लग रहा है कि पूरी वैल्यू ऑफ एसेट रिकवर हो रही है, 90% वाला जो रूल होता है। तो ऐसी सिचुएशन में इसको क्या माना पड़ेगा? तो देन इन दैट पर्टिकुलर केस वी विल हैव टू कंसिडर द होल लीज एज अ फाइनेंस लीज। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है? लिमिटेड शुड क्लासिफाई लीज फॉर बोथ लैंड एंड बिल्डिंग इज फाइनेंस लीज अंटिल इट इज क्लियर दैट बोथ आर ऑपरेटिंग लीजेस। तो उसमें भी एक एक्सेप्शन है कि ये सब तभी करना है आपको जब आपको लग रहा है कि ये दोनों अपने आप में ऑपरेटिंग लीज नहीं है, वेदर द होल लीज इज एन ऑपरेटिंग लीज। अब क्या हुआ दोस्तों, एग्जाम में जब ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आएगा तो अगर आपकी ये डिसीजन ट्री दिमाग में एकदम क्लियर नहीं है, आप कंफ्यूज हो गए ऑप्शंस में और आप कॉन्फिडेंटली हैंडल नहीं कर पाओगे, फिर आप बीच में लटक जाओगे कि ऑपरेटिंग या फाइनेंस। यहाँ पे नॉर्मली कंसेप्ट अपने आप में स्ट्रॉन्ग काम आ सकते हैं कि भाई कोल लीज का जो बेसिक अकाउंटिंग का ट्रीटमेंट है वो फाइनेंस लीज जैसा है। तो कभी भी कंफ्यूजन आएगा तो प्रेफर हम क्या करेंगे कि फाइनेंस लीज जैसे इसे अकाउंट फॉर किया जाए। ये बेसिक अगर आपने की वर्ड की पॉइंट लॉजिक दिमाग में रख लिया तो इस तरह के क्वेश्चन आप निकाल सकते हैं। तो दिस इज another one particular case which could possibly come up for the purpose of understanding कि क्या होगा। इस तरह के कुछ और क्वेश्चंस दिए गए, तो ये आप सिर्फ एक वीडियो देखिएगा, सारे क्वेश्चंस उसमें सॉल्व किए हैं इंडेस 116 के, आपको आइडिया लगेगा किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस आप करोगे तो उसमें राउंडिंग ऑफ के इश्यूज आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी क्या है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में तो इंस्टीट्यूट क्लियर करता है राउंडिंग ऑफ में कि वो खुद ही दे देता है, बट एमसीक्यूज में अभी तक उन्होंने दिए नहीं है। तो देयर इज अ बिग इशू और पॉसिबिलिटी कि एग्जाम में जो एमसीक्यू है उसमें राउंडिंग ऑफ के बारे में बात नहीं हो। तो आपको पूरे कैलकुलेटर में जितने डिजिट आ रहे हैं पूरे से ही सॉल्व करोगे तो ही आपका आंसर मैच करेगा, क्योंकि वहाँ पे आपके आंसर्स भी क्या होंगे, एग्जैक्ट यूनिट रुपीज तक दिए जाएंगे। तो ये जब आप एक चैप्टर का पूरा सॉल्व कर लोगे तो आपको एक अच्छा आइडिया लग जाएगा, एक सैम्पल साइज मिल जाएगी। तो मैंने सजेस्ट करना है आपको कि आप 5 चैप्टर के कम से कम क्या करें, एमसीक्यूज सॉल्व करें। मेरे हिसाब से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर होगा कंसोलिडेशन बिजनेस कॉम्बिनेशन नंबर 1। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं उसका भी कारण बताता हूं। नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होना चाहिए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, देन इट शुड बी लीजेस, देन यू कैन से 115 asset related and all your others, बट ये डेफिनेटली मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्यों? मैं इंडेस के सर्टिफिकेशन के कोर्स लेता हूँ जो मेंबर्स के लिए होते हैं, जिसमें प्योर पूरा इंडेस पढ़ाया जाता है और एग्जाम पास करने पे सीएस को सर्टिफिकेट मिलता है। वो पूरी एग्जाम एमसीक्यू बेस्ड होती है और वही एग्जाम में जो क्वेश्चंस इंस्टीट्यूट ने लिए हैं वही क्वेश्चंस एमसीक्यू बुक में मेजरली मैंने अडॉप्ट किए, प्रोवाइडेड दे आर रेलिवेंट टू योर कोर्स। और वहां पर जो मैंने पेपर पैटर्न्स देखे हैं, बिकॉज आई हैव बीन टेकिंग दीज क्लासेस फॉर लास्ट 3 years नाउ, दिस इज फॉर मेंबर्स। ये बनने के बाद आप इंडेस सर्टिफिकेशन करोगे तो उसके लिए उनकी क्लासेस होती है, आप लोगों को तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पर पुराने मेंबर्स जो इंडेस के एरा से नहीं है उनको पड़ती है। तो उसको दिमाग में रखते हुए दिस इज बेसिकली व्हाट आई एम गाइडिंग, क्योंकि वो इंस्टीट्यूट का सोर्स मटेरियल है शायद जहाँ से वो आसानी से क्वेश्चंस ला पाएगा, अनलेस एंड अंटिल इफ दे गो टू इंटरनेशनल ऑथर बुक्स। ऐसे भी वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन इंटरनेशनल वाले ही होते हैं, इनफैक्ट वहाँ भी कई सारी गलतियाँ होती है क्वेश्चन में, IAS के रेफरेंस आते हैं इंस्टेड ऑफ इंडेस, जबकि कोर्स इंडेस सर्टिफिकेशन का है। तो आपको क्या करना है, अब जब आप FR पढ़ रहे हो तो जो आप जैसे पहले पढ़ते थे वो पढ़ने के अलावा आपको ये कॉन्शियसली ध्यान रखना है, जब भी आप कोई चीज पढ़ रहे हो तो उससे रिलेटेड क्या पॉसिबली MCQ आ सकता है। तो जैसे कंसोलिडेशन में अपन नॉर्मली क्या करते थे, क्लास में कंट्रोल की डेफिनेशन अच्छे से समझ लेते, पर रिवीजन करते समय उसके क्वेश्चंस वगैरह थ्योरी वगैरह शायद ही प्रैक्टिस करते। बट अगर आप MCQ सॉल्व करोगे तो उसमें आपको एक क्वेश्चन मिलेगा जिस क्वेश्चन के अंतर्गत कहा गया है कि एक व्यक्ति के पास 30% RTP का, आप देखोगे उसमें क्वेश्चन है, RTP का वीडियो मैंने शेयर किया आपके साथ, उसमें क्वेश्चन आया कि आपने 30% स्टेक एक कंपनी का खरीदा और आपके पास ऑप्शन है 25% शेयर्स आप उसके और खरीद सकते हो इन अ 14 days पीरियड, टाइम पीरियड ऑफ नोटिस। और जनरल मीटिंग कराने में कम से कम 21 दिन लगते हैं कंपनी को, उससे जल्दी नहीं करा सकती, और कोई भी डिसीजन जनरल मीटिंग में ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन से पास हो सकता है। तो बताओ क्या आज आपका कंट्रोल है अगर आपने 25% एक्स्ट्रा सब्सक्राइब नहीं किए? अब इसका जवाब देने के लिए कॉन्फिडेंटली आपको कंट्रोल की कंडीशंस पता होना चाहिए कि कंट्रोल का मतलब होता है देयर शुड बी प्रेजेंट कंट्रोल, विच मीन्स या तो अभी आपके पास मेजॉरिटी ऑफ द वोटिंग पावर है, या अगली मीटिंग डिसीजन मेकिंग जहाँ होती है उससे पहले आप वो एक्वायर कर सकते हो, भले ही अभी नहीं है। दोनों में से कुछ भी है तो भी कंट्रोल माना जाएगा, बेस्ड ऑन दैट कंट्रोल आता है। तो इसका मतलब क्या सब कुछ पढ़ना पड़ेगा? नहीं। जैसे अब डिस्क्लोजर्स भी है तो वी डोंट एक्सपेक्ट कि डिस्क्लोजर स्पेसिफिक क्वेश्चन आ जाएंगे अनलेस कोई स्टैंडर्ड ही डिस्क्लोजर बेस्ड है, जैसे फेयर वैल्यू मेजरमेंट, एग्रीकल्चर,
इनके अंतर्गत डिस्क्लोजर्स क्रिटिकली इंपॉर्टेंट होते हैं, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इन दैट सेंस, बाकी हर जगह नहीं होंगे। डेफिनेशन क्या मुझे पूरी एज इट इज वर्बेटिम याद करनी है? नहीं, उससे रिलेटेड कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि लिख देंगे और बोलेंगे बताओ इनमें से क्या सही डेफिनेशन। नहीं, बट डेफिनेटली इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं जो मैंने अभी आपके सामने बताया, जहाँ पे एग्जाम्शन है तो मल्टीपल एग्जाम्शंस हैं, तो आपको एकदम क्लियर होना चाहिए कि क्या है और क्या नहीं है। तो इसलिए अगर आपको एफआर में 25+ एमसीक्यू में स्कोर करना है तो एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है, पर जो आपके करिकुलम का पार्ट है उसमें से जो आप सिलेक्टिव सिर्फ और सिर्फ आईसीआई के स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन या आरटीपी एमटीक्यू के क्वेश्चंस बेस्ड पढ़ाई करते थे और उतने प्रोविजंस ध्यान रखते थे, वो करके जाओगे तो हो सकता है कि अपनी एमसीक्यू की प्रिपरेशन सॉलिड ना हो। तो सॉलिड प्रिपरेशन करने के लिए ये थोड़ा एक्स्ट्रा फोकस रखना है। दिस इज बेसिकली ऑल विच आई हैड टू डिस्कस विथ यू विद रिस्पेक्ट टू FR audit free MCQ book, open PDFs available, download, print out, keep it with yourself, solve it. Second, audio video pods on FR, only ICIM questions, जिसके अभी 5 चैप्टर के एक्टिवेटेड है, बाकी बाद में होंगे. And apart from that, how should you approach your preparation for MCQs? Thank you.